INDU सक्सेस पॉइंट मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा न्यू टॉपिक है इसमें पैकेजिंग ऑफ DNA। तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो सेल है माइन्यूट सी स्ट्रक्चर है जिसे हम नेक्ड आई द्वारा नहीं देख सकते, लेकिन उस माइन्यूट सी स्ट्रक्चर में 2.2 मीटर लंबा जो है लेंथ है जिसकी DNA की, वो DNA किस तरह से पैक्ड रहता है। पैकेट जैसे हम कहीं जाते हैं, शॉपिंग की करते हैं और बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद हम अपने बहुत सारे पॉली बैग को एक साथ कंडेंस कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। उसी तरह से DNA क्या हो रहा है, DNA हमारी सेल के अंदर पैक हो जाता है। जैसे अब हम कहीं ट्रैवलिंग पे, टूर पे जाते हैं तो वहाँ पे हम अपने कपड़े, अपनी चीज़ें, हर चीज़ों को लेके अरेंज करके, अरेंजमेंट में एक बॉक्स के अंदर या एक बैग के अंदर बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली उसे अरेंज करके रखते हैं। तो इसी तरह से हमारा DNA एक छोटी सी सेल के अंदर, एक नेक्ड आई से ना देखी जाने वाली स्ट्रक्चर के अंदर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से अरेंज रहता है। तो वही टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पैकेजिंग ऑफ DNA। तो हमारा टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स, के किस तरह से छोटी सी माइन्यूट सी स्ट्रक्चर में हमारा जो DNA है पूरा का लंबा लेंदी हेलिक्स, उसका डबल स्ट्रैंडेड DNA या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA किसी भी सेल में, चाहे वो सेल यूकेरियोट्स हो या फिर वो प्रोकैरियोट्स हो, किस तरह से कंडेंस फॉर्म में पड़ा रहता है, डेंस फॉर्म में पड़ा रहता है। और इस डेंस फॉर्म में पड़े रहने को हम उसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। और यही क्रोमेटिन के धागे, यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब अरेंज हो जाती है तो ये क्या कहलाती है, क्रोमोसोम कहलाती है। ठीक है। और हर स्पीसी में, हर इंडिविजुअल के अंदर, अलग अलग स्पीसी में क्रोमोसोम नंबर भी अलग अलग वैरी करता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बाद। अब यहाँ पे देख लेते हैं पैकेजिंग ऑफ DNA इन प्रोकैरियोट्स, कि प्रोकैरियोट सेल में किस तरह से DNA की पैकेजिंग होती है। तो सबसे पहले तो हम एक इस बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है, प्रोकैरियोट्स मतलब होगा नॉन डेवलप्ड सेल। नॉन डेवलप्ड सेल मतलब क्या होगी कि जिसमें जो सेल ऑर्गेनल्स है वो डेवलप नहीं होंगे। जो न्यूक्लियस होगा वो, या तो न्यूक्लियस होगा ही नहीं, और अगर न्यूक्लियस होगा तो वो वेल अरेंज या वो सिस्टमेटिक वे में नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जान लेते हैं कि एक बैक्टीरिया की क्या क्या स्ट्रक्चर होगी। तो देखो, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, एक बैक्टीरिया है, और इसमें यहाँ पे उसके एक बाल लाइक स्ट्रक्चर, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई है जिसे फ्लैजिलम कहेंगे। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर छोटी छोटी स्ट्रक्चर है जिन्हें पिलस या माइक्रोपिलस कह सकते हैं। फिर यहाँ पे एक आउटर लेयर होगी जिसे कैप्सूल कहेंगे। फिर इसके अंदर एक और लेयर होगी, सेल वॉल कहेंगे। फिर इसके अंदर एक और लेयर होगी जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। फिर यहाँ पे न्यूक्लियस जैसी स्ट्रक्चर होगी, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड कहेंगे, जो कि यहाँ पे फ्री फ्रॉम स्ट्रक्चर होगी किसकी, DNA की। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे इसे क्या कह देंगे, न्यूक्लियोइड कह देंगे। और ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म। तो देखिए किस तरह से एक बहुत सारा लंबा लेंदी DNA किस तरह से डेंस होके, कोलैप्स होके, किस तरह से उसके साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे थ्योरी थोड़ी सी। तो प्रोकैरियोट्स में इश्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया के बारे में दिया हुआ है। DNA स्कैटर्ड होता है, फैला रहता है पूरी सेल के अंदर। ये नेगेटिवली चार्ज होता है DNA, ये हमने पढ़ा ही है। और ये हेल्ड होता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ। और कैसे पड़ा रहता है, एक फॉर्म में पड़ा रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो एक प्रोकैरियोट्स के अंदर DNA कैसे अरेंज रहता है, फ्री फॉर्म में अरेंज रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स इन यूकेरियोट्स, के यूकेरियोट्स में DNA किस तरह से अरेंज रहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे ये हिस्टोन मॉलिक्यूल्स है, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। ऐसे हिस्टोन मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, इसमें ऑक्टामर होते हैं, यानी 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल यहाँ पे अरेंज रहते हैं। और एक H1 हिस्टोन होती है, एक H1 हिस्टोन जिससे ये पूरी तरह से अरेंज रहता है। यानी जैसे हम कोई धागे लाइक स्ट्रक्चर में पिनअप करके रख देते हैं तो पिनअप में H1 हिस्टोन प्रोटीन यूज़ होगा, और इसके चारों तरफ ये हिस्टोन मॉलिक्यूल है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर DNA इस तरह से रैप होगा। जैसे हम छोटी छोटी बॉल को किसी धागे से रैप करें तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब ये ऑक्टामर और हिस्टोन प्रोटीन जब आपस में DNA इसको रैप करके रखता है तो हम इसे कहेंगे न्यूक्लियोसोम। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम। तो इसमें कितने ऑक्टामर यूज़ हो रहे हैं, इसमें ऑक्टामर 8 हैं, हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल से 8, इसलिए हम उसे कह रहे हैं ऑक्टामर। कौन कौन से इसमें यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे H2A के 2 मॉलिक्यूल,
H2B के 2 मॉलिक्यूल, H3 के 2 मॉलिक्यूल, H4 के 2 मॉलिक्यूल। तो ये इनके चारों तरफ लिपटा रहेगा डीएनए, और H1 प्रोटीन ये पिनअप करके रखती है, इसको बाहर जाने से रोकती है। अब ये हिस्टोन ओक्टामर इस तरह से अरेंज रहता है, बाहर डीएनए होगा, अंदर हिस्टोन ओक्टामर होगा, और ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोसोम कहलाएगी। अब ये जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, इनमें ये जो हिस्टोन प्रोटीन है कैसी होती है? ये हिस्टोन प्रोटीन होती है हमारी पॉजिटिवली चार्ज, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज जो हैं, इनमें कुछ अमाइनो एसिड होते हैं। कौन कौन से अमाइनो एसिड इनमें होते हैं? इनमें अमाइनो एसिड होंगे लाइसिन और आर्जिनिन। कौन से अमाइनो एसिड होंगे? लाइसिन और आर्जिनिन। 8 हिस्टोन प्रोटीन होंगे, जिसे हम कहेंगे हिस्टोन ओक्टामर कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये अरेंज रहते हैं, पैकेट में पड़े रहते हैं, और कैसी न्यूक्लियस के अंदर ये इस तरह से अरेंज रहते हैं। ये कि अब हम क्या हैं? हम भी यूकेरियोट्स हैं, और यूकेरियोट्स में क्या है? जो डीएनए की लेंथ है वो अलग अलग स्पीसी में मैंने अलग अलग बताई है। अब ह्यूमन बीइंग में हमारी जो डीएनए की लेंथ होगी वो कितनी होगी? 2.2 मीटर होगी। अब ये जो 2.2 मीटर लेंथ है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें, ये कैसे आती है? 6.4 इंटू 10⁹। ये क्या था? हमारा बेस पेयर था। कैसा था? डिप्लॉयड था। 3.3 इंटू 10⁹। ये कैसा था? हैप्लॉयड स्ट्रक्चर थी डीएनए की, ठीक है। टोटल बेस पेयर थे इनकी। अब हमने इनकी टोटल लेंथ निकाली। अब ये टोटल लेंथ कैसे आई? 6.6 इंटू 10⁹ इंटू 0.34 इंटू 10⁹m। ये 0.34 क्या है? इसकी पूरे के पूरे इसके मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप, और इनके जो बेस पेयर हैं उसकी अंदर की क्या है? डिस्टेंस है। तो इसको हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पर आया 2.2 मीटर इसकी लेंथ आ गई। अब ये 2.2 मीटर लंबा पॉजिटिवली चार्ज डीएनए किस तरह से प्रोटीन के साथ नेगेटिवली चार्ज डीएनए किस तरह से पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ बाइंड होकर पड़ा रहता है? कहाँ पे? सेल के अंदर, न्यूक्लियस में। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और 8 प्रकार की इसमें प्रोटीन इन्वॉल्व होगी, जिसे हम क्या कहेंगे? ओक्टामर कह देंगे। अब यहाँ पे डायग्राम देखिए, किस तरह से डायग्राम में दिखाया गया है। ये जो डायग्राम है, अभी हमने पढ़ा है कि डीएनए होगा, और इस डीएनए में जो न्यूक्लियोसोम होंगे, डीएनए और प्रोटीन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम न्यूक्लियोसोम कहेंगे। और इस न्यूक्लियोसोम में डीएनए के पूरे कंप्लीट जो बेस पेयर होंगे, वो कितने बेस पेयर बताए गए हैं? यहाँ पे 200 बेस पेयर हैं, जो कि एक डाटा है अपने आप में, जो कि हमारी एनसीईआरटी हमें बताती है। कैसा डाटा है? 200 बेस पेयर है, ठीक है। अब न्यूक्लियोसोम जो होगा कंसिस्ट करेगा, कॉन्स्टिट्यूट होगा एक यूनिट का। जब ये डेंस हो जाएगा तो वो यूनिट क्या कहलाएगी? क्रोमेटिन कहलाएगी। अब यहाँ पे देखो, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इसके बाद है हमारी हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन फिर इसके साथ मिलती है, दोनों ओक्टामर होगा, और डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे, और प्रोटीन के ओक्टामर्स होंगे। जब ये कंडेंस हो जाती हैं तो न्यूक्लियोसोम कहलाती है। न्यूक्लियोसोम बहुत सारे कॉइल होंगे। कॉइल होने के बाद बहुत सारी डबल कॉइल बना लेंगे, यानी सुपर कॉइल हो जाएंगे। सुपर कॉइल होने के बाद क्रोमेटिन बनेंगे, और क्रोमेटिन होने के बाद ये क्रोमोसोम बन जाएंगे। और अलग अलग स्पीसीज़ में क्या होते हैं? ये क्रोमोसोम नंबर अलग अलग होते हैं। अब ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और ये जो हमारी रिप्रोडक्शन वाली जो ऑर्गन्स हैं या रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जिन्हें हम स्पर्म और ओवा कहते हैं, उनमें कितने होते हैं? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जिस तरह से माला में मोती पिराए जाते हैं, उस तरह से न्यूक्लियोसोम को क्रोमेटिन में बीड्स ऑन स्ट्रिंग कहा गया है। यानी डीएनए क्या है? यहाँ पे एक धागे की तरह, एक थ्रेड की तरह काम कर रहा है। उसमें ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल किस तरह से अरेंज हुए हैं? चारों तरफ लिपटे हुए हैं। तो इसी को हमने कहा, क्या कहा है? बीड्स ऑन स्ट्रिंग कहा है। अब इसकी लेंथ कितनी होगी? 11 nm, ठीक है। तो इस तरह से ये अरेंज होते हैं। अब हम देख लेते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के। डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग कैसे होती है? अभी हमने पढ़ा है कि पहले क्या होंगे? यहाँ पे क्रोमेटिन इज़ पैकेज्ड। पहले क्रोमेटिन पैकेज होंगे, क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट होंगे, फिर ये कॉइल्ड होगा, कंडेंस होगा। कौन सी स्टेज में? ये ध्यान रखने वाली बात है। कौन सी स्टेज दी हुई है यहाँ पे? मेटाफेज दी हुई है। मेटाफेज स्टेज में ये क्या होगा? कॉइल्ड होगा और कंडेंस होगा। इसके बाद यहाँ पे क्या बनाएगा ये? इसके बाद ये बनाएगा क्रोमोसोम बनाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें, हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन रिक्वायर है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल NHC प्रोटीन। ये प्रोटीन आपसे पूछी जाएगी, कौन सी प्रोटीन यहाँ पे यूज़ हो सकती है। अगर हायर लेवल पैकेजिंग का है क्रोमेटिन रिक्वायर होगी, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन यहाँ पे रिक्वायर होगी। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे जो एक बीड्स लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे DNA है और ऑक्टामर है। उनकी पूरा का पूरा जो ये बाउंडेड होंगी एक दूसरे के साथ, बाइंड होंगी एक दूसरे के साथ, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, शॉर्ट रीजन या डबल DNA डबल हेलिक्स कह सकते हैं। यानी एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगी, उसके चारों तरफ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी DNA क्या होगा, लिपटा रहेगा, अरेंज रहेगा। ठीक है। अब जैसे हमें बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जैसे माला में मोती पिरोए जाते हैं, उस तरह से ऑक्टामर होंगे। ऑक्टामर के चारों तरफ ये जो है DNA के धागे लाइक स्ट्रक्चर चारों तरफ इसके रैप होगी। इसके बाद 30 nm तक ये आपस में, यानी जिस तरह से माला की 2 लेयर, 2 लड़ियाँ होती है, 3 लड़ियाँ होती हैं, इस तरह से ये आपस में ऊपर नीचे होके अरेंज रहेंगे। तब हम इन्हें क्या कह देंगे, न्यूक्लियोसोम कह देंगे। अब ये न्यूक्लियोसोम जो है फिर से और ज़्यादा कोलैप्स होंगे, और ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, ये अरेंज होंगे, तब हम इन्हें क्या कह देंगे, क्रोमोसोम कह देंगे। अब ये क्रोमोसोम जो होंगे कंडेंस फॉर्म में होंगे, बिल्कुल पास आके रहेंगे, तब इनकी जो है लेंथ थोड़ी और बढ़ जाएगी, 700 nm तक पहुंच जाएंगी, और फिर ये बनाएंगे सेंट्रोमियर। अब ये जो सेंट्रोमियर बनाएगा वो बीच वाला पार्ट होगा, और इसके दोनों तरफ क्या होंगे, क्रोमेटिन होंगे। अब ये क्रोमेटिन और सेंट्रोमियर वाला पार्ट, दोनों पार्ट मिलके क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम बनाएंगे, और तब इसकी लेंथ थोड़ी डबल हो जाएगी। ठीक है। और ये ऐसे ही एक सेल के अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर अरेंज होते हैं। अब DNA पैकेजिंग के आधार पे, DNA हेलिक्स के पैकेजिंग के आधार पे यूकेरियोट्स में क्रोमेटिन जो है 2 फॉर्म में होती है। एक को हम कह सकते हैं यूक्रोमेटिन, जो लूजली पैक्ड होती है, थोड़ा ढीले ढीले से पैकेज होते हैं, ट्रांसक्रिप्टेशनली एक्टिव होती हैं रीजन ऑफ क्रोमेटिन के, और इसका जो स्ट्रेन होता है, जब इसे रंग के देखते हैं, इसका जो स्ट्रेन आता है वो थोड़ा लाइट आता है। अब हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, ये डेंसली पैक होते हैं, इनएक्टिव रीजन होते हैं क्रोमेटिन के, और इसका स्ट्रेन जो होता है डार्क होता है। अब यहाँ पे एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है कि एक क्रोमोसोम की क्या स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें हम देख सकते हैं एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में, यहाँ पे इसकी 2 पार्ट होंगे, टीलोमियर कहलाएंगे। ये अलग दोनों डिफर होंगे। येलो वाला पार्ट होगा जिसे हम हेट्रोक्रोमेटिन कह सकते हैं, बीच में दोनों को जोड़ने वाला क्या कहलाएगा, सेंट्रोमियर कहलाएगा, और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा, यूक्रोमेटिन कहलाएगा। तो ये एक स्ट्रक्चर है किसकी, क्रोमोसोम की। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया यूकेरियोट्स के अंदर क्रोमेटिन किस फॉर्म में रहती है, 2 फॉर्म में रहती है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन की फॉर्म में रहती है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, पैकेजिंग ऑफ DNA। अब हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब हमारा नया टॉपिक है इसमें DNA से RNA का बनना और RNA से प्रोटीन का बनना, और ये जो प्रोसेस है पूरा, ये कहलाएगा सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यानी किस तरह से DNA के जो डबल हेलिक्स होते हैं, वो एक हेलिक्स, दोनों हेलिक्स अलग होंगे, और एक हेलिक्स जो है आगे जाएगा, पेरेंटल फॉर्म में काम करेगा, और दूसरा नया हेलिक्स जो है, नया हेलिक्स फिर से फॉर्म होगा। इसी को हम क्या कह सकते हैं, DNA से RNA का बनना, DNA से जो है RNA बनेगा, और RNA से क्या बनेगा, हमारा प्रोटीन बन जाएगा। तो DNA से RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, RNA से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाएगा। और इसमें जो RNA इन्वॉल्व होता है वो mRNA होता है, जिसे हम मैसेंजर RNA भी कहते हैं। अब सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये पिक्चर है फ्रांसिस क्रिक की, जिन्होंने प्रपोज किया था सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, या बायोलॉजी कह सकते हैं इसको। इट स्टेट दैट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो, मैंने अभी बताया है DNA से RNA बनेगा। जब DNA से RNA बनता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब RNA से प्रोटीन बनती है तो हम इसको कह सकते हैं ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से एक DNA होगा, सबसे पहले वो रेप्लिकेशन करेगा, यानी अपने जैसी दूसरी कॉपी बनाएगा। कॉपी बनाने के बाद एक कॉपी उसमें कॉम्प्लीमेंट्री होगी, इसके बाद वो क्या कहलाएगा, DNA से RNA में कन्वर्ट होगा, जिसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। फिर यही RNA बनाएगा प्रोटीन, जिसे हम कहेंगे ट्रांसलेशन। तो इस प्रोसेस को फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, और इसे हम कह सकते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।
सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देख सकते हैं कुछ वायरसेस में क्या होता है, फ्लो होता है इन्फॉर्मेशन का, जब ये रिवर्स डायरेक्शन में होता है, यानी आरएनए से डीएनए बनता है। जब आरएनए से डीएनए बनता है तो हम इसे क्या कह सकते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कह सकते हैं। क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। अब देखो जो HIV वायरस है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, जब डीएनए जो है क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, यानी अपने जैसी ही एक अलग कॉपी बनाएगा, तब हम इसे क्या कह सकते हैं, डीएनए से सबसे पहले क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। रेप्लिकेशन के टाइम डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, और इस आरएनए को हम क्या कहेंगे, एमआरएनए कहेंगे। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। लेकिन जब ये एमआरएनए है, एमआरएनए किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन में, तब हम इसे क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। लेकिन कभी कभी हमने अभी बताया है कि सर्टेन वायरसेस में क्या होगा, ये आरएनए से क्या बन जाता है, डीएनए बन जाता है। यानी एक हमारे पास हेलिक्स है आरएनए वाला, और उसके ही कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे बेस पेयर आके उससे जुड़ जाते हैं, तब ये क्या बन जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बन जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है आरएनए से डीएनए का बनना। तो इसमें क्या प्रोसेस होगी कि मैसेंजर आरएनए होगा, और मैसेंजर आरएनए कन्वर्ट हो जाएगा किस में, डीएनए में। तो किस में होगा, ये सर्टेन वायरसेस में होगा, कुछ बैक्टीरियाज में भी हो सकता है ये। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन। और इसमें जो कह सकते हैं एंजाइम लगेगा, वो एंजाइम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और डीएनए पैकेजिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please like, comments and share this video.